परेटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। ये चैनल अधिकतम दक्षता और न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत पर काम करता है। हम डोमेन विशेषज्ञों द्वारा चलाए जाते हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर तैयार करना। आज की इस चर्चा में हम कंपनीज एक्ट 2013 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का विश्लेषण करेंगे, जो सेबी ग्रेड ए परीक्षा के पेपर 2 के लिए बेहद जरूरी है। चलिए आज हम एक काल्पनिक कंपनी भारत ग्रोथ लिमिटेड की कहानी देखते हैं। उसे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके सामने क्या रास्ते हैं? यहीं पर कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 तस्वीर में आता है। बिल्कुल। आज हम चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पर बात करेंगे। ये अध्याय आप समझिए उस पूरी प्रक्रिया की नियम पुस्तिका है जिसके जरिए कंपनियां जनता से या पर कुछ चुनिंदा लोगों से पैसा जुटाती हैं। और सबसे जरूरी बात ये सुनिश्चित करती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में निवेशकों के साथ कोई धोखा ना हो। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कानून बनाया ही क्यों गया? इसके पीछे सरकार की सोच क्या थी? मतलब कोई भी कंपनी सीधे जनता से पैसा क्यों नहीं मांग सकती? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, एक तरफ एक बड़ी कंपनी है जिसके पास सारी जानकारी है, उसके असली मुनाफे, उसके छिपे हुए कर्ज, उसके भविष्य के प्लान। और दूसरी तरफ एक आम निवेशक है जिसके पास सिर्फ वही जानकारी है जो कंपनी उसे बताना चाहती है। अच्छा, तो जानकारी का एक असंतुलन है। बिल्कुल, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इसी असंतुलन का फायदा उठाकर धोखाधड़ी हो सकती है। चैप्टर 3 का मुख्य उद्देश्य इसी को खत्म करना है। ये कंपनी को मजबूर करता है कि वो जनता से पैसा मांगने से पहले अपनी हर छोटी बड़ी अच्छी बुरी बात ईमानदारी से बताए। इसका मूल मंत्र है निवेशक संरक्षण और पारदर्शिता। और शायद यही वजह है कि सेबी इस अध्याय को लेकर इतना सख्त है और परीक्षा में इससे बार-बार सवाल पूछता है। इवन से सेबी का तो जन्म ही निवेशक के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है। वो भारतीय कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। जब कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस के जरिए जनता से पैसा जुटाती है तो वो सीधे सीधे कैपिटल मार्केट में उतरती है, जो सेबी का घर है। इसलिए यह अध्याय सेबी के लिए सबसे अहम अध्यायों में से एक है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो ऑफिसर सेबी में आ रहे हैं उन्हें इन नियमों की गहरी समझ हो। ठीक है, तो हमारी कंपनी भारत ग्रोथ लिमिटेड को 500 करोड़ जुटाने हैं। मोटे तौर पर उसके पास कौन से 2 दरवाजे हैं जिन पर वो दस्तक दे सकती है? इस अध्याय के हिसाब से उसके पास 2 मुख्य रास्ते हैं और ये इस चैप्टर के 2 हिस्से भी हैं। पार्ट आई है पब्लिक ऑफर, जिसमें सेक्शंस 23 से 41 तक हैं। ये वो रास्ता है जब कंपनी आम जनता को, देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को अपनी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए न्योता देती है। और दूसरा पार्ट 2 है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 42। ये एक तरह का प्राइवेट रास्ता है जहां कंपनी कुछ चुनिंदा पहले से पहचाने गए लोगों या समूहों को ही सिक्योरिटीज ऑफर करती है। और अगर हमारी कंपनी इनमें से किसी भी रास्ते पर चलते हुए कोई गलती कर दे तो क्या उसका असर दूसरे चैप्टर्स के तहत भी पड़ेगा? बिल्कुल, इसका सीधा संबंध है चैप्टर IV से, यानी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। क्योंकि आप प्रोस्पेक्टस के जरिए शेयर और डिबेंचर ही तो जारी कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा गहरा संबंध है चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में अगर कोई भी झूठी बात कही गई तो कंपनी के डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होती है। समझ गई। तो ये अध्याय अकेला नहीं है, ये पूरे कंपनी कानून के जाल का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले उस शब्द को समझते हैं जो बार बार आएगा, प्रोस्पेक्टस। आम भाषा में ये है क्या? क्या ये कंपनी का बायोडेटा है जो वो निवेशकों को भेजती है? क्या बात है! इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इसे समझाने का। आप इसे कंपनी का मैरिज प्रपोजल भी कह सकते हैं। वो जनता के सामने अपनी सारी अच्छी बुरी बातें रखकर कहती है, हम ये हैं, ये हमारा प्लान है, क्या आप हम पर भरोसा करके अपना पैसा लगाएंगे? कानूनी तौर पर सेक्शन 270 इसकी परिभाषा को बहुत ही व्यापक रखता है। ये कहता है कि कोई भी दस्तावेज जिसे प्रोस्पेक्टस कहकर जारी किया जाए वो प्रोस्पेक्टस है, लेकिन इसमें कोई भी नोटिस, सर्कुलर, विज्ञापन या ऐसा कोई भी दस्तावेज शामिल है जिसके जरिए कोई कंपनी जनता को अपनी सिक्योरिटीज खरीदने का न्योता देती है। अच्छा, तो भारत ग्रोथ लिमिटेड को अब रास्ता चुनना है। सेक्शन 23 उसे क्या विकल्प देता है? सेक्शन 23 साफ तौर पर बताता है कि एक पब्लिक कंपनी 3 तरीकों से सिक्योरिटीज जारी कर सकती है। एक, पब्लिक ऑफर,
यानी प्रॉस्पेक्टस के जरिए आम जनता को। 2 प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 के नियमों का पालन करते हुए। और 3 राइट्स इशू या बोनस इशू जो मौजूदा शेयरधारकों को दिए जाते हैं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर क्यों नहीं ला सकते? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में प्राइवेट लिखा है या कोई और गहरा कारण है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा और तार्किक कारण है। प्राइवेट कंपनी की परिभाषा ही ये है कि वो अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर रोक लगाती है और उसके सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित होती है। अच्छा, अब पब्लिक ऑफर का मतलब है आप किसी को भी शेयर खरीदने का न्योता दे रहे हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी ऐसा करेगी तो वो अपनी मूल परिभाषा का ही उल्लंघन कर देगी। इसलिए कानून उसे सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू या बोनस इशू का ही अधिकार देता है। तो मान लीजिए हमारी कंपनी पब्लिक ऑफर का रास्ता चुनती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का फैसला करती है। अब यहां सेबी की भूमिका शुरू होती है। सेक्शन 24 इसी बारे में है ना? हाँ, सेक्शन 24 शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा करता है। यह कहता है कि अगर कंपनी लिस्टेड है या लिस्ट होने जा रही है तो सिक्योरिटीज जारी करने और ट्रांसफर करने से जुड़े सभी मामलों का प्रशासन सेबी देखेगा। और अगर लिस्टेड नहीं है तो? अगर कंपनी अनलिस्टेड है और लिस्ट होने का कोई इरादा नहीं है तो उन मामलों को केंद्र सरकार देखेगी। ये सेबी को कैपिटल मार्केट का कह सकते हैं निर्विवाद बॉस बनाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए भारत ग्रोथ लिमिटेड ने 16 प्लांट बनाने के नाम पर पैसा जुटाया। प्रॉस्पेक्टस में सब यही लिखा था। पैसा आने के बाद मैनेजमेंट को लगा कि शॉपिंग मॉल बनाना ज्यादा फायदेमंद है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये तो निवेशकों के साथ एक तरह का धोखा नहीं हुआ? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और सेक्शन 27 इसी से जुड़ा है। कानून मानता है कि व्यापार में परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन निवेशकों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तो कंपनी अपने उद्देश्य बदल तो सकती है, लेकिन 2 बड़ी शर्तों के साथ। पहली, उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, यानी कम से कम 75% शेयरधारकों की सहमति लेनी होगी। बिल्कुल। और दूसरी शर्त, सिर्फ सहमति ले लेना काफी है। उन लोगों का क्या जिन्होंने सोलर प्लांट के लिए पैसा लगाया था, शॉपिंग मॉल के लिए नहीं। यहीं पर दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त आती है। जो शेयरधारक इस बदलाव से सहमत नहीं है, यानी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, उन्हें प्रमोटरों द्वारा एक एग्जिट ऑफर देना होगा। एग्जिट ऑफर मतलब उन्हें अपने पैसे वापस निकालने का मौका मिलेगा। हाँ, उन्हें अपना पैसा वापस पाने का एक रास्ता दिया जाएगा, जिसकी शर्तें सेबी तय करेगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रतिबंध है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी प्रोस्पेक्टस से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या उनमें ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कर सकती। ये बहुत स्पष्ट है। अब एक और खास तरह के प्रोस्पेक्टस पर आते हैं। आईपीओ आने से पहले हम अक्सर प्राइस बैंड और बुक बिल्डिंग जैसे शब्द सुनते हैं। कंपनी को कैसे पता चलता है कि शेयर की सही कीमत क्या रखनी चाहिए? मुझे लगता है यहीं पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का काम आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या आरएचपी एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज है। सेक्शन 32 कहता है कि ये एक अधूरा प्रोस्पेक्टस है। अधूरा? रेड हेरिंग नाम भी बड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या है? मछली से तो कोई लेना देना नहीं होगा? नहीं, मछली से कोई लेना देना नहीं है। रेड हेरिंग एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है ध्यान भटकाने वाली चीज। लेकिन यहां इसका मतलब थोड़ा अलग है। ये एक तरह का ट्रायल बैलून है। इसमें कंपनी अपनी सारी जानकारी देती है, सिवाय 2 चीजों के, शेयर की अंतिम कीमत यानी प्राइस और कुल कितने शेयर जारी किए जाएंगे यानी क्वांटम। अच्छा, तो कीमत पता करने के लिए? हाँ, इसे बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान जारी किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि बड़े निवेशक किस कीमत पर कितने शेयर खरीदने को तैयार हैं। ये बाजार का मूड भांपने का एक तरीका है और इसे ऑफर खुलने से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अनिवार्य है। अब सबसे गंभीर मुद्दे पर आते हैं। अगर भारत ग्रोथ लिमिटेड अपने प्रोस्पेक्टस में झूठ बोल दे, मान लीजिए वो दावा करे कि उसे अमेरिका से 1000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जबकि ये बात झूठी हो, तब क्या होगा? ये कंपनी कानून में सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। इसके लिए 2 तरह की जवाबदेही तय की गई है, क्रिमिनल और सिविल। सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी बयान झूठा पाया जाता है तो हर वो व्यक्ति जिसने उस प्रोस्पेक्टस को जारी करने की अनुमति दी थी, मतलब डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, हाँ, उन सबको सेक्शन 447 के तहत धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का दोषी माना जाएगा और इसमें भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। और उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने इस झूठे दावे पर भरोसा करके अपने पैसे गंवा दिए? उनके हितों की रक्षा सेक्शन 35 करता है।
जो सिविल लायबिलिटी की बात करता है। जिस भी व्यक्ति ने उस प्रोस्पेक्टस के आधार पर शेयर खरीदे और उसे नुकसान हुआ, वो कंपनी, उसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और यहां तक कि उस एक्सपर्ट पर भी जिसने उस झूठे दावे को सर्टिफाई किया था, मुआवजे के लिए केस कर सकता है। अच्छा, तो एक्सपर्ट्स भी नहीं बच सकते? बिल्कुल नहीं। सेबी की परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन-कौन लोग जिम्मेदार होते हैं और उनके पास क्या बचाव उपलब्ध है। जैसे कोई डायरेक्टर ये साबित कर सकता है कि प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले ही उसने अपनी सहमति वापस ले ली थी। ये तो हुई पब्लिक ऑफर की बात। अब मान लीजिए हमारी कंपनी को लगता है कि पब्लिक ऑफर बहुत झंझट का काम है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता चुनती है। जी, ये एक तरह की प्राइवेट पार्टी हुई, पब्लिक फेस्टिवल नहीं। इसके क्या नियम है? बिल्कुल। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया बताता है। ये चुनिंदा लोगों को सिक्योरिटीज जारी करने का तरीका है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण संख्या है 200। एक वित्तीय वर्ष में आप 200 से ज्यादा लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर नहीं दे सकते। 200? और ये सीमा सब पर लागू होती है? नहीं, ये सीमा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs और कर्मचारियों जिन्हें ईसॉप के तहत शेयर्स मिलते हैं, उन पर लागू नहीं होती। परीक्षा के लिहाज से इसमें कौन से बिंदु सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जहां गलती होने की गुंजाइश हो? इसमें 3 बातें हैं जो हर एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए। पहली है टाइमलाइन। कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलने के 60 दिनों के अंदर शेयर्स अलॉट करने होते हैं। सिर्फ 60 दिन? ये तो काफी सख्त डेडलाइन लगती है। अगर कंपनी चूक गई तो? इसके पीछे सोच ये है कि निवेशकों का पैसा अनिश्चित काल के लिए फंसा नहीं रहना चाहिए। अगर कंपनी 60 दिन में अलॉट नहीं कर पाती तो उसे अगले 15 दिनों में पूरा पैसा 12% सालाना ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। ये ब्याज एक तरह की सजा है ताकि कंपनियां समय सीमा को गंभीरता से लें। ठीक है। और दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु? दूसरा बिंदु भुगतान के तरीके से जुड़ा है। एप्लीकेशन का पैसा कैश में नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ चेक, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही आना चाहिए ताकि एक साफ सुथरा मनी ट्रेल हो। और पेनल्टी? और तीसरा है पेनल्टी। अगर इस सेक्शन के किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो कंपनी, उसके प्रमोटरों और डायरेक्टर्स पर जुटाई गई राशि या 2 करोड़ रुपए, जो भी ज्यादा हो, उस तक का जुर्माना लग सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटें तो चैप्टर 3 निवेशकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। चाहे कंपनी पब्लिक ऑफर का रास्ता चुने या प्राइवेट प्लेसमेंट का, संदेश साफ है। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जानकारी दो, वरना गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। सेबी के उम्मीदवार के लिए ये अध्याय सिर्फ कुछ सेक्शंस का समूह नहीं है। ये बाजार की अखंडता, मार्केट इंटेग्रिटी की नींव है। उन्हें हर परिभाषा, हर समय सीमा और हर दंड को गहराई से समझना होगा, क्योंकि एक रेगुलेटर के तौर पर उन्हें इन्हीं नियमों को लागू करवाना है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले क्या कोई ऐसा विचार है जिसे हमारे शिक्षार्थी आगे सोच सकते हैं? निश्चित रूप से। आज हम डिजिटल युग में हैं। क्राउड फंडिंग और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स यानी ICOs जैसे पैसा जुटाने के नए-नए तरीके आ रहे हैं। ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है कि कंपनीज एक्ट 2013 के इस अध्याय की जो मूल भावना है, यानी पूरा सच बताना और निवेशक की रक्षा करना, वो इन नए तरीकों पर कैसे लागू होती है। एक भविष्य के रेगुलेटर के रूप में इन तकनीकी नवाचारों और पारंपरिक कानूनी ढांचे के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा और विचार करने योग्य प्रश्न है। पैरेटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक ही लक्ष्य है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मिनिमम एफर्ट। और हमारा कमिटमेंट है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स तैयार करना। बिल्कुल। मैं हूं आपकी फैकल्टी और आज हम कंपनी कानून की गहराइयों में उतरेंगे। नमस्कार। और हमारा मानना है कि सही मार्गदर्शन और फोकस्ड तैयारी से ही सफलता मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर पर। हाँ, आज की हमारी चर्चा होगी चैप्टर 4 शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स पर। ये सेक्शन 43 से 72 तक फैला हुआ है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर की ज़रूरत ही क्या है, मतलब ये है ही क्यों एक्ट में। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए उसकी कैपिटल मतलब उसकी पूंजी उसके शरीर में खून की तरह है। बिल्कुल, उसी से तो कंपनी चलती है, ग्रो करती है। हाँ, तो ये चैप्टर बस ये तय करता है कि ये जो खून है
इसे कैसे जुटाया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा और उसमें बदलाव कैसे होंगे। इसका पूरा मकसद है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स मतलब लेनदारों के हितों की रक्षा करना। और शायद इसीलिए सेबी जैसी संस्था के लिए ये इतना जरूरी है। बिल्कुल। सेबी, जिसका काम ही है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, वो ये पक्का करना चाहता है कि उसके अधिकारी कंपनियों के कैपिटल स्ट्रक्चर की हर बारीकी को समझें। इसीलिए इस चैप्टर से सीधे सवाल आते हैं। हाँ, बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर सेक्शन 43 से 72 तक कंपनी की पूरी कहानी बताता है। हाँ, शुरुआत होती है शेयर कैपिटल के प्रकार से, फिर शेयरों की प्रकृति, उनका ट्रांसफर, पूंजी में बदलाव, और फिर बायबैक और डिबेंचर जैसे थोड़े मुश्किल विषयों पर बात होती और है। इसका सीधा लिंक आप कह सकती हैं चैप्टर 3 से है। प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ जी हाँ, क्योंकि पूंजी जुटाने का तरीका तो प्रोस्पेक्टस से ही शुरू होता है। और जब डिबेंचर आते हैं तो चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वो भी पिक्चर में आ जाता है। चलिए तो फिर सेक्शन वाइज इसमें उतरते हैं। सेक्शन 43 शेयर कैपिटल के प्रकार। हाँ, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये सेक्शन कहता है कि मोटे तौर पर 2 तरह की शेयर कैपिटल हो सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। बिल्कुल। पहली है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये वो शेयर हैं जिनके पास वोटिंग का अधिकार होता है, मतलब कंपनी के असली मालिक। और इसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी डीवीआरस वाले शेयर भी शामिल हैं। हाँ, और दूसरी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसा नाम से ही जाहिर है, इनको कुछ मामलों में प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता मिलती है। डिविडेंड और वाइंडिंग अप के समय। एकदम सही। डिविडेंड और कैपिटल की वापसी, इन दोनों में उन्हें प्राथमिकता मिलती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है जिस पर परीक्षा में सवाल बन सकता है। कौन सा? कि कोई भी कंपनी अपने मौजूदा वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयरों को डीवीआरस में नहीं बदल सकती। और ना ही डीवीआरस को वापस सामान्य इक्विटी शेयरों में। ये एक सख्त मनाही है, ये वन वे स्ट्रीट है। ठीक है। अब अगला सेक्शन 44 जो शेयरों या डिबेंचर की प्रकृति के बारे में है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। क्या कहता है ये? ये कहता है कि किसी भी सदस्य के शेयर या डिबेंचर चल संपत्ति हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि इन्हें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिए गए तरीके से आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी की वजह से शेयरों में लिक्विडिटी है। बिल्कुल, यही स्टॉक मार्केट का आधार है। चलिए अब आते हैं पावर पर। सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। हाँ, ये सेक्शन अधिकारों को साफ करता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में रखे गए हर प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार है। और उनका वोट उनकी पेड अप शेयर कैपिटल के अनुपात में होता है। सीधा सा हिसाब है। लेकिन प्रेफरेंस वालों का क्या? उनको तो डिविडेंड में प्रेफरेंस मिल गई, तो क्या वोटिंग में वो पीछे रह जाते? ज्यादातर मामलों में हाँ, वो सिर्फ उन्हीं प्रस्तावों पर वोट कर सकते हैं जो सीधे सीधे उनके अपने अधिकारों को अफेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है, और ये मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा के लिए एक हॉट टॉपिक है, एक पियाज है, एक ट्रैप। ओके, तो क्या है वो ट्रैप? ट्रैप ये है कि अगर किसी क्लास के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ध्यान से सुनिएगा, 2 साल या उससे ज्यादा तक डिविडेंड नहीं मिला, 2 साल, ठीक है, तो उनकी सोई हुई ताकत जाग जाती है। मतलब उन्हें कंपनी के सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार मिल जाता है, बिल्कुल इक्विटी शेयर होल्डर की तरह। अच्छा, ये उनके हितों की रक्षा के लिए एक सेफ्टी वाल्व जैसा है। बिल्कुल। अगर कंपनी उन्हें रिटर्न नहीं दे रही तो उन्हें कंपनी के मामलों में बोलने का हक मिल जाता है। ये 2 साल की समय सीमा याद रखने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 61 शेयर कैपिटल में बदलाव करने की शक्ति। हाँ, एक कंपनी साधारण संकल्प यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपनी पूंजी की शक्ल बदल सकती है। जैसे कि अपनी अधिकृत पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाना, या शेयरों को कंसोलिडेट करना, मतलब 10-10 रुपए के 10 शेयरों को मिलाकर 100 रुपए का एक शेयर बना देना। या इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, जिसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। हाँ, शेयरों को छोटे मूल्य के शेयरों में सब डिवाइड करना, या फिर उन शेयरों को कैंसिल करना जो कभी जारी ही नहीं किए गए। यहाँ एक तकनीकी बात है। हाँ, वो ये कि जारी न किए गए शेयरों को कैंसिल करना शेयर पूंजी में कमी, मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाता। ये एक जरूरी अंतर है। बहुत जरूरी। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी को और पैसा चाहिए, उसे नए शेयर्स जारी करने हैं। ये है सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब भी कंपनी और शेयर जारी करना चाहती है तो पहला मौका उसे अपने मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को ही देना होगा। इसी को राइट्स इशू कहते हैं। जी, ये उनकी मौजूदा होल्डिंग के अनुपात में होता है। इससे मौजूदा मालिकों की हिस्सेदारी अचानक कम नहीं होती। बिल्कुल, और इसमें कुछ समय सीमाएं भी हैं। ये जो प्रस्ताव है, ये कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के लिए खुला रहना चाहिए।
और शेयर होल्डर चाहे तो अपने इस अधिकार को किसी और को दे सकता है। हाँ, अगर आर्टिकल्स इसकी इजाजत देते हैं तो वो अपने अधिकार को त्याग यानी रिनाउंस कर सकता है। राइट्स इश्यू के अलावा कंपनी ईसॉप या प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। हाँ, उसके लिए विशेष संकल्प यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। अब आते हैं सेक्शन 63 पर, बोनस शेयर, मतलब मुफ्त में शेयर। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बोनस शेयर शेयरधारकों के लिए एक तोहफे जैसा है। लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, कंपनी बोनस शेयर सिर्फ अपने फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से ही जारी कर सकती है। और सबसे जरूरी शर्त? सबसे जरूरी शर्त यह है कि ये शेयर पूरी तरह से भुगतान किए हुए मतलब फुली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप बोनस शेयर आप इशू नहीं कर सकते। ये तो हुई पूंजी बढ़ाने की बात, लेकिन क्या होगा अगर कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैश है? यहाँ आता है बायबैक यानी सेक्शन 68। एक मिनट, कंपनी अपने ही शेयर वापस क्यों खरीदेगी? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसके कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हो और उसे निवेश करने की कोई अच्छी जगह न मिल रही हो, तो वो शेयर धारकों को पैसा लौटा देती है। हाँ, बायबैक से बाजार में शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति शेयर आय EPS बढ़ जाती है और शेयर की कीमत को भी एक सहारा मिलता है। ठीक है, लॉजिक समझ आया, लेकिन इसके स्रोत क्या हैं? पैसा कहाँ से आएगा? स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या किसी अलग तरह के शेयरों की आय से। अलग तरह के? हाँ, और यही सबसे बड़ा नियम है। कंपनी उसी प्रकार के शेयरों के नए इशू की आय का इस्तेमाल बायबैक के लिए नहीं कर सकती। मतलब इक्विटी शेयर बेचकर मिले पैसे से इक्विटी शेयर बायबैक नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और बायबैक की शर्तें क्या है? पहली बात, ये आर्टिकल्स द्वारा अधिकृत होना चाहिए। दूसरा, एक विशेष संकल्प पास करना होगा और बायबैक कंपनी की पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के कुल 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। और वो कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार बायबैक पूरा हो जाए तो कंपनी 6 महीने की अवधि के भीतर उसी तरह के नए शेयर जारी नहीं कर सकती। कुछ अपवादों को छोड़कर? हाँ, जैसे बोनस इशू या ESOP। लेकिन ये 6 महीने की अवधि परीक्षा में सीधा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने इक्विटी यानी मालिकाना पूंजी की बात की। अब आते हैं उधार पर। सेक्शन 71, डिबेंचर। डिबेंचर सीधे शब्दों में कंपनी द्वारा लिया गया एक तरह का ऋण है, एक लोन है। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी का लेनदार है, मालिक नहीं। बिल्कुल। और इसीलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कोई भी कंपनी वोटिंग अधिकार वाले डिबेंचर्स जारी नहीं कर सकती। ये तो साफ है। और उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? 2 बड़े इंतजाम हैं। पहला, कंपनी को एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR अकाउंट बनाना होगा। ये एक तरह की गुल्लक है ताकि जब पैसा लौटाने का टाइम आए तो कंपनी के पास फंड्स हों। और दूसरा, डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा के लिए एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त करना अनिवार्य है। ये ट्रस्टी क्या करता है? ये ट्रस्टी उन सभी डिबेंचर होल्डर्स का गार्डियन होता है। वो ये देखता है कि कंपनी शर्तों का पालन कर रही है या नहीं। अगर कंपनी पेमेंट में फेल होती है तो ये ट्रस्टी ही सबके बिहाफ पर एक्शन लेता है। तो आज हमने चैप्टर IV के कुछ सबसे जरूरी प्रावधानों को समझा। शेयर कैपिटल के प्रकार, वोटिंग अधिकार, पूंजी में बदलाव, बायबैक और डिबेंचर। ये चैप्टर वाकई कंपनी के वित्तीय संरचना की नींव है। बिल्कुल। इन सभी नियमों का उद्देश्य कंपनी को वित्तीय लचीलापन देने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के बीच एक संतुलन बनाना है। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जी, पूछिए। कंपनी अधिनियम बायबैक और पूंजी में कमी पर इतने सख्त नियम लगाता है ताकि लेनदारों और माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की सुरक्षा हो सके, लेकिन क्या ये सख्त नियम कभी-कभी कंपनी की रणनीतिक वित्तीय जरूरतों के रास्ते में आ जाते हैं? मतलब क्या ये संतुलन हमेशा सही होता है? हाँ, क्या ये संतुलन हमेशा सही होता है? इस पर विचार कीजिएगा। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। पैटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम एक नए अध्याय का विश्लेषण करेंगे। सभी सेबी ग्रेड A उम्मीदवारों का पैरेटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में स्वागत है। नमस्कार। हमारा लक्ष्य एक ही है, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम दक्षता। हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम आपको एक सेबी ग्रेड A ऑफिसर बनाने के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल सही। और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपनीज एक्ट 2013 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से चर्चा करेंगे। एक ऐसा चैप्टर जिससे सवाल आने की संभावना लगभग तय है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम किस विषय पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं? आज का हमारा विषय है चैप्टर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
इसमें हम सेक्शन 123 से लेकर 127 तक को विस्तार से समझेंगे। डिविडेंड मतलब कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा जो मालिकों यानी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सही कहा। और ये विषय न केवल थ्योरी के लिए बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। चलिए शुरू करने से पहले क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि डिविडेंड पर इतने सख्त नियम क्यों हैं? इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। ओके। पहला है शेयर धारक संरक्षण, मतलब शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। शेयर धारक कंपनी के मालिक होते हैं, उन्होंने पैसा लगाया है ताकि वो मुनाफे में हिस्सा पा सकें। और डिविडेंड वही हिस्सा है? एग्जैक्टली। तो ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि शेयर धारकों को उनका हक सही और समय पर मिले। ठीक है। और दूसरा कारण? दूसरा है पूंजी अनुशासन, कैपिटल डिसिप्लिन। ये नियम कंपनी को अपनी वित्तीय क्षमता से ज्यादा डिविडेंड बांटने से रोकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी भविष्य के विकास के लिए जरूरी पैसा भी डिविडेंड में बांट दे। हाँ, और कंपनी की वित्तीय सेहत ही खराब हो जाए, ये उससे बचाता है। समझ गई। तो इस अध्याय में हम क्या-क्या कवर करेंगे? इस अध्याय में कुल 5 महत्वपूर्ण सेक्शंस है, 123 से 127 तक। हम एक एक करके हर सेक्शन को समझेंगे। ओके। सेक्शन 123 है कि डिविडेंड घोषित कहां से होगा, उसके स्रोत क्या हैं। ठीक है। फिर सेक्शन 124 है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में, यानी जो डिविडेंड किसी ने क्लेम नहीं किया। हाँ। फिर 125 में हम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF को समझेंगे। फिर 126 कुछ खास मामलों के लिए है और 127 है सजा के बारे में, अगर डिविडेंड समय पर ना दिया जाए तो। बिल्कुल। चलिए फिर सेक्शन 123 से शुरू करते हैं। एक कंपनी डिविडेंड कहां से दे सकती है? तो सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के मुताबिक कंपनी केवल कुछ तय स्रोतों से ही डिविडेंड घोषित कर सकती है। बिल्कुल। जैसे कि पहला, चालू वित्तीय वर्ष का लाभ, मतलब करंट ईयर्स प्रॉफिट्स। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये लाभ शेड्यूल 2 के अनुसार डेप्रिसिएशन घटाने के बाद का होना चाहिए। और अगर इस साल ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ तो दूसरा सोर्स है पिछले वित्तीय वर्षों का अवितरित लाभ, पास्ट ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके, मतलब जो प्रॉफिट पहले बांटा नहीं गया था। हाँ। या फिर इन दोनों को मिलाकर भी दे सकते हैं। और एक चौथा स्रोत भी है, जो है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया पैसा। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई पेज, कोई ट्रैप है जिस पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। याद रखें, लाभ की गणना करते समय अवास्तविक लाभ मतलब अनरियलाइज्ड गेन्स। अनरियलाइज्ड गेन्स, इसका कोई आसान सा उदाहरण? हाँ, मान लीजिए कंपनी की एक जमीन की कीमत कागज पर बढ़ गई पर उसे बेचा नहीं गया, तो वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, वो कैश में नहीं है। अच्छा, तो जो प्रॉफिट सिर्फ किताबों में है, हाथ में नहीं, उससे डिविडेंड नहीं दे सकते। सही पकड़ा। तो अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से हुए लाभ को शामिल नहीं किया जाएगा। यह MCQ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और कोई शर्त? एक और है, डिविडेंड घोषित करने से पहले कंपनी को अपने पिछले वर्षों के घाटे और वो डेप्रिसिएशन जो पहले चार्ज नहीं किया गया था, उसे चालू वर्ष के लाभ से सेट ऑफ करना होगा। मतलब पहले पुराने गड्ढे भरो, फिर मिठाई बांटो। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हुआ फाइनल डिविडेंड। लेकिन कंपनियां साल के बीच में भी तो डिविडेंड देती हैं, इंटरम डिविडेंड, उसके क्या नियम है? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वित्तीय वर्ष के दौरान भी डिविडेंड घोषित कर सकते हैं। स्रोत वही है, लेकिन यहाँ एक खास ट्रैक है परीक्षा के लिए। वो क्या है? अगर कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में घोषणा से ठीक पहले की तिमाही तक घाटा हुआ है, कंपनी लॉस में है? हाँ, तो ऐसी हालत में अंतरिम डिविडेंड की जो दर होगी वो पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घोषित औसत डिविडेंड दर से अधिक नहीं हो सकती। अच्छा, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल। अब प्रक्रिया पर आते हैं। डिविडेंड की घोषित राशि को घोषणा के 5 दिनों के भीतर एक अलग बैंक खाते में जमा करना होता है। सिर्फ 5 दिनों के अंदर? हाँ, और इसका भुगतान नकद, चेक, डिविडेंड वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड घोषित कर दिया लेकिन भुगतान नहीं किया, तब क्या होगा? यहाँ सेक्शन 127 लागू होता है, यानी सजा वाला सेक्शन। हाँ, सेक्शन 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स। कानून के हिसाब से डिविडेंड घोषणा के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए, और अगर नहीं किया तो कंपनी पर 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। 18%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और सजा सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, हर निदेशक जो जानबूझकर डिफॉल्ट में शामिल है। एक मिनट, डायरेक्टर्स पे भी? हाँ, उन्हें 2 साल तक की कैद और प्रतिदिन कम से कम 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है जब तक डिफॉल्ट जारी रहता है। 2 साल की जेल?
डिविडेंड ना देने पर हाँ। ये तो बहुत सख्त है। लेकिन ये निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। पर हाँ, कानून कुछ छूट भी देता है। अच्छा, कुछ अपवाद भी हैं। हाँ, 5 स्थितियां हैं जहां सजा से छूट मिलती हैं और ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए। पहला, जब कानून के संचालन मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण भुगतान नहीं हो सका। दूसरा, जब शेयर होल्डर के निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका। जैसे अगर शेयर होल्डर ने गलत अकाउंट नंबर दिया हो। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा, जब डिविडेंड के अधिकार को लेकर कोई विवाद हो। चौथा, जब कंपनी ने डिविडेंड को शेयर धारक को देय किसी राशि के बदले एडजस्ट कर लिया हो। और पांचवा है कोई भी और कारण जो कंपनी की ओर से किसी डिफॉल्ट के कारण ना हो। ठीक है, अब उस पैसे का क्या होता है जो 30 दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है? ये हमें सेक्शन 124 पर लाता है। सेक्शन 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट या यूडीए। 30 दिन की अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर कंपनी को उस अवैतनिक डिविडेंड राशि को एक विशेष बैंक खाते में स्थानांतरित करना होता है, जिसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट कहते हैं। तो ये पैसा एक तरह के वेटिंग रूम में चला जाता है। सही कहा। और यूडीए में राशि ट्रांसफर करने के 90 दिनों के भीतर कंपनी को अपनी वेबसाइट पर संबंधित शेयर धारकों के नाम, पते और राशि का एक विवरण डालना होता है, पारदर्शिता के लिए। हाँ। अब आता है 7 साल का नियम। 7 साल। अगर यूडीए में पैसा ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 साल तक अवैतनिक रहता है तो उस राशि को आईएपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आईएपीएफ मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, क्या सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उस डिविडेंड से संबंधित शेयर भी आईएपीएफ में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। क्या शेयर भी? मतलब किसी ने कुछ 100 रुपए का डिविडेंड क्लेम नहीं किया और उसके लाखों के शेयर चले गए। हाँ, ये नियम बहुतों को चौंकाता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क ये है कि जो निवेशक 7 साल से अपने निवेश को लेकर बेखबर है वो एक सुप्त निवेशक है। लेकिन क्या वो पैसा और शेयर हमेशा के लिए चले जाते हैं? नहीं, रास्ता बंद नहीं होता। शेयरधारक बाद में आईपीएफ प्राधिकरण से अपने पैसे और शेयर दोनों का दावा कर सकता है। एक प्रक्रिया है उसके लिए। ये आईएफपीएफ है क्या? इसका जिक्र सेक्शन 125 में है ना? हाँ, सेक्शन 125, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक कोष है। इसमें पैसा कहाँ से आता है? कई स्रोतों से। यूडीए से ट्रांसफर हुई राशि, सरकार से मिले अनुदान और दान, रिफंड न की गई शेयर एप्लीकेशन मनी वगैरह। और इसका उपयोग? इसका उपयोग होता है निवेशकों को रिफंड देने में, निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने में और क्लास एक्शन मुकदमों के लिए कानूनी खर्चों की भरपाई करने में। वाह, तो ये सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये तो सक्रिय रूप से निवेशकों की मदद करता है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही निवेशक कल्याण है। एक आखिरी सवाल इस प्रक्रिया पर। अगर मैंने अपने शेयर बेच दिए हैं और ट्रांसफर प्रक्रिया में है तो डिविडेंड किसे मिलेगा? यह एक उत्कृष्ट व्यावहारिक प्रश्न है जिसका उत्तर सेक्शन 126 देता है। राइट टू डिविडेंड टू बी हेल्ड इन अबेयंस। सही। अगर शेयरों के हस्तांतरण का दस्तावेज कंपनी को मिल गया है लेकिन ट्रांसफर अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है तो कंपनी उस डिविडेंड को होल्ड पर रख देगी। हाँ, और उसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट यूडीए में स्थानांतरित कर देगी। और सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, उस दौरान जारी हुए कोई भी राइट शेयर या बोनस शेयर को भी लंबित रखेगी जब तक के असली मालिक का पता ना चल जाए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब परीक्षा पर फोकस करते हैं। इस अध्याय से परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं? क्या है वो एमसीक्यू ट्रैप्स? पहला ट्रैप तो डिविडेंड के स्रोत में ही है। याद रखें कि अवास्तविक लाभ, अनरियलाइज्ड गेन्स शामिल नहीं है। ये हमने डिस्कस किया था। दूसरा, अंतरिम डिविडेंड वाली शर्त। घाटे की स्थिति में डिविडेंड की दर वाली शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 सालों की औसत से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, और सबसे जरूरी है समय सीमा। 5 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 90 दिन, 7 साल। इस टाइमलाइन को याद कर लें। इस पर सीधे सवाल आ सकते हैं। आते हैं। और सेक्शन 127 के जो 5 अपवाद हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन जैसे सवालों में पूछे जा सकते हैं। और आईपीएफ ट्रांसफर वाला पॉइंट। हाँ, कि पैसा और शेयर दोनों ट्रांसफर होते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है। इस अध्याय को याद रखने के लिए कोई सरल तरीका? इसे कहानी की तरह याद रखें। कहानी? हाँ। 1, कंपनी ने लाभ कमाया और डिविडेंड घोषित किया, सेक्शन 123। 2, 30 दिनों में भुगतान करना था लेकिन कुछ लोग नहीं ले पाए तो कंपनी को सजा, सेक्शन 127 का डर लगा। 3, इसलिए बचे हुए पैसे को 7 दिन में यूडीए में डाल दिया, सेक्शन 124। 4, 7 साल तक कोई नहीं आया तो पैसा और शेयर आईपीएफ में चले गए, सेक्शन 125।
और इस बीच एक शेयर ट्रांसफर का मामला फंसा था तो उसका डिविडेंड भी यूडीए में डाल दिया, सेक्शन 126। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। पूरी कहानी एक साथ जुड़ गई। बस। तो छात्रों के लिए अंतिम सलाह क्या होगी? इस अध्याय से बिल्कुल न डरे, ये बहुत तार्किक है। बस इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। 5 धाराओं का मुख्य उद्देश्य, पूरी डिविडेंड टाइमलाइन और सेक्शन 127 के 5 अपवाद। और रिवीजन के लिए 1 घंटे का रिवीजन प्लान बना सकते हैं। 15 मिनट में इस चर्चा के नोट्स पढ़ें, 30 मिनट में इस अध्याय पर 20-25 MCQs हल करें और आखिरी 15 मिनट में अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। विश्लेषण सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी। संक्षेप में कहूं तो चैप्टर 8 शेयर धारकों के अधिकारों और कंपनी के दायित्वों के बीच एक संतुलन बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ का वितरण पारदर्शी और समय पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में एक गहन विश्लेषण था। पैरेटो कोर्सेज के सभी छात्रों को याद दिलाना चाहूंगी, हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान के ढेर से अभिभूत करना नहीं, बल्कि आपको परीक्षा के लिए सटीक और प्रभावी ढंग से तैयार करना है। और अंत में आपके लिए एक विचार। हमने देखा कि कानून शेयर धारकों के डिविडेंड के अधिकार की रक्षा कैसे करता है, लेकिन इसे कंपनी के दृष्टिकोण से सोचिए। एक आदर्श डिविडेंड नीति क्या है? क्या मुनाफे को विकास के लिए बनाए रखना बेहतर है या उसे शेयर धारकों में बांटना? विकास और आय के बीच यह बहस किसी भी निदेशक मंडल के लिए एक मुख्य रणनीतिक प्रश्न है। नमस्कार और पैरेटो कोर्सेज फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारा लक्ष्य एक ही है, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम दक्षता। बिल्कुल। यहाँ हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ आपको सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। आज की इस विशेष चर्चा में हम कंपनी कानून यानी कंपनीज एक्ट 2013 के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर X ऑडिट और ऑडिटर्स की, जो सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी। हम धारा 139 से 148 तक हर प्रावधान को सरल हिंदी में समझेंगे, परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों पर भी गौर करेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आपका कोई भी प्रयास व्यर्थ न जाए। तो चलिए इस गहन चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑडिट की जरूरत ही क्यों है। सोचिए, किसी कंपनी में लाखों निवेशक पैसा लगाते हैं। सही बात है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि कंपनी के खाते सही हैं और उनका पैसा सुरक्षित है? यहीं पर ऑडिटर की भूमिका आती है। एक ऑडिटर एक स्वतंत्र प्रहरी, एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग की तरह होता है। बिल्कुल। जो कंपनी के वित्तीय विवरणों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि वे कंपनी की सच्ची और निष्पक्ष ट्रू एंड फेयर तस्वीर पेश करते हैं। तो ये एक तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और निवेशक के विश्वास की रीढ़ है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो अध्याय है चैप्टर X, वो धारा 139 से 148 तक फैला हुआ है। ओके। इसमें मुख्य रूप से ऑडिटर की नियुक्ति, उसे हटाना, उसकी योग्यताएं, अयोग्यताएं, शक्तियां, कर्तव्य और दंड के प्रावधान शामिल हैं। हम हर एक सेक्शन को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, खासकर उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देंगे जहां से परीक्षा में MCQ या असर्शन रीजन वाले प्रश्न बन सकते हैं। जरूर। चलिए धारा 139 से शुरू करते हैं, ऑडिटर्स की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। जी। ये सेक्शन बताता है कि हर कंपनी को अपनी पहली वार्षिक आम बैठक यानी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग AGM में एक ऑडिटर नियुक्त करना होगा। हर कंपनी को? हाँ, हर कंपनी को। और ये ऑडिटर उस बैठक के समापन से लेकर छठी AGM के समापन तक पद पर रहेगा। मतलब एक बार में 5 साल का कार्यकाल। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट निकलता है, ऑडिटर्स का रोटेशन। रोटेशन, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न लगभग तय है, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल तय है। ये नियम लिस्टेड कंपनियों और कुछ अन्य निर्धारित वर्गों की कंपनियों पर लागू होता है। तो क्या है इसके नियम? अगर ऑडिटर एक अकेला व्यक्ति है, एन इंडिविजुअल, तो उसे लगातार 5 वर्षों के एक कार्यकाल 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक टर्म 5 साल के लिए? हाँ। और अगर वो एक ऑडिट फर्म है तो उसे लगातार 5 वर्षों के 2 कार्यकालों 10 साल। जी, 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इस रोटेशन के पीछे का लॉजिक क्या है? इसका उद्देश्य ऑडिटर की स्वतंत्रता बनाए रखना है ताकि कंपनी के मैनेजमेंट के साथ उसकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता ना हो। अच्छा, मतलब एक कंफर्ट जोन न बन जाए। बिल्कुल। और रोटेशन के बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड? हाँ, जिसमें उस व्यक्ति या फर्म को फिर से उस कंपनी में नियुक्त नहीं किया जा सकता। समझ गया।
वैसे सरकारी कंपनियों के मामले में क्या होता है? सरकारी कंपनियों के मामले में ऑडिटर की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी C&AG द्वारा की जाती है। ओके, तो ये तो हुई नियुक्ति की बात। हाँ अब आते हैं धारा 140 पर, ऑडिटर को हटाना और इस्तीफा। जी, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। और मैं बता दूं, किसी ऑडिटर को उसके कार्यकाल से पहले हटाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि इसके लिए कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, जिसने 75% शेयर होल्डर्स की सहमति चाहिए। हाँ, और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। अच्छा, सरकार की भी मंजूरी? जी, और अगर कोई ऑडिटर खुद इस्तीफा देता है तो उसे कंपनी और रजिस्ट्रार को एक निर्धारित फॉर्म में बयान दाखिल करना होता है। और उसमें इस्तीफे का कारण भी बताना होता होगा? बिल्कुल, कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं धारा 141 पर, योग्यताएं और अयोग्यताएं। मतलब कौन ऑडिटर बन सकता है और कौन नहीं। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। तो देखिए, ऑडिटर केवल एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA हो सकता है, या फिर एक फर्म? हाँ, या एक ऐसी फर्म जिसके अधिकांश पार्टनर भारत में प्रैक्टिस करने वाले CA हों। और अयोग्यताएं, डिसक्वालिफिकेशंस, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। तो कौन नहीं हो सकता ऑडिटर? पहली बात, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की ऑडिटर नहीं हो सकती। ओके, कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी भी नहीं हो सकता। ये तो स्वाभाविक है। कोई ऐसा व्यक्ति या उसका रिश्तेदार जो कंपनी में एक निश्चित सीमा से अधिक की सिक्योरिटी रखता हो या कंपनी का ऋणी हो, वो भी नहीं। मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। या फिर जिसका कंपनी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध, बिजनेस रिलेशनशिप हो। और एक और पॉइंट है शायद। हाँ, सबसे जरूरी, ऐसा व्यक्ति जिसे अदालत ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया हो। तो ये सब इसीलिए है ताकि ऑडिटर पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। एग्जैक्टली। अब आते हैं धारा 143 पर, ऑडिटर्स की शक्तियां और कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज। तो क्या शक्तियां हैं ऑडिटर के पास? देखिए, ऑडिटर को कंपनी की खाता बहियां मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर तक हर समय पहुंचने का अधिकार है। हर समय? मतलब कभी भी। हाँ, कभी भी। वो कंपनी के अधिकारियों से कोई भी जानकारी मांग सकता है। और उसका मुख्य कर्तव्य क्या है? उसका मुख्य कर्तव्य है कंपनी के सदस्यों को एक रिपोर्ट देना। ओके। हाँ, कि क्या वित्तीय विवरण कानून के अनुसार हैं और कंपनी के मामलों का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ये बहुत जरूरी लगता है। ये सबसे जरूरी है। अगर ऑडिट के दौरान ऑडिटर को यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई है, तो उसे तुरंत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना होगा। सीधे केंद्र सरकार को, मैनेजमेंट को नहीं? नहीं, सीधे केंद्र सरकार को। पर यह तब जब राशि एक निश्चित सीमा से अधिक हो और इस कर्तव्य का पालन न करने पर भारी जुर्माना है। लिस्टेड कंपनी के मामले में 5 लाख रुपए और अन्य कंपनी के मामले में 1 लाख रुपए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब आते हैं धारा 164 पर, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? यह सेक्शन ऑडिटर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। एक ऑडिटर अपनी ऑडिट क्लाइंट कंपनी को कुछ खास सेवाएं नहीं दे सकता। अच्छा, कौन सी सेवाएं? इनमें शामिल हैं अकाउंटिंग और बुककीपिंग सेवाएं, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरी सेवाएं, निवेश बैंकिंग सेवाएं वगैरह वगैरह। इसके पीछे का तर्क क्या है? सीधा सा तर्क है, जो व्यक्ति खाते बना रहा है या कंपनी को सलाह दे रहा है, वो स्वतंत्र रूप से उनकी जांच कैसे कर सकता है? सही बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं सजा की। धारा 147 उल्लंघन के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। हाँ, ये सेक्शन बताता है कि अगर कंपनी या ऑडिटर इस अध्याय के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा। तो क्या होता है? कंपनी और उसके अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और ऑडिटर पे? अगर ये साबित हो जाता है कि ऑडिटर ने जानबूझकर कंपनी या उसके शेयर धारकों को धोखा दिया है। जानबूझकर? हाँ, तो उसे न केवल जुर्माना देना होगा, बल्कि उसने जो पारिश्रमिक मतलब रेम्यूनरेशन लिया है उसे वापस करना होगा। फीस वापस करनी होगी। हाँ, और हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। ये तो बहुत सख्त नियम है। और अंत में धारा 148 लागत अंकेक्षण यानी कॉस्ट ऑडिट। ये क्या होता है? यह वित्तीय ऑडिट यानी फाइनेंशियल ऑडिट से अलग है। अच्छा। केंद्र सरकार कुछ विशेष उद्योगों जैसे उत्पादन या खनन
में लगी कंपनियों को अपने लागत रिकॉर्ड का ऑडिट कराने का आदेश दे सकती है। और ये ऑडिट कौन करता है? यह ऑडिट एक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है, न कि कंपनी के वैधानिक ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा अध्याय हमने समझ लिया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, MCQ-PEDs मतलब जो फंसाने वाले सवाल होते हैं, हाँ, वो रोटेशन के कार्यकाल से बन सकते हैं। 1 टर्म या 2 टर्म, कूलिंग ऑफ पीरियड कितने साल का है, 5 साल, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग किससे की जाती है, केंद्र सरकार या ऑडिट कमेटी, ये एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इन्हें याद रखने की कोई तकनीक? एक टेबल बनाएं, एक तरफ व्यक्ति, इंडिविजुअल, और दूसरी तरफ फर्म लिखें और उनके कार्यकाल और कूलिंग ऑफ पीरियड को नोट करें। और धारा 144 की सेवाएं? धारा 144 में जो निषिद्ध सेवाएं, प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं, उनकी सूची को कम से कम 4-5 बार पढ़ें। देखिए, ये अध्याय पूरी तरह से तर्क पर आधारित है, ऑडिटर की स्वतंत्रता और जवाबदेही। अगर इन 2 सिद्धांतों को कोई समझ ले तो अधिकांश प्रश्नों का उत्तर तर्क से दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और अगर किसी को ये पूरा अध्याय 1 घंटे में दोहराना हो तो? 1 घंटे की रिवीजन योजना। हाँ, तो 20 मिनट दीजिए धारा 139 को, नियुक्ति और विशेष रूप से रोटेशन पर। ओके, 20 मिनट। फिर 15 मिनट धारा 141 पर, मतलब अयोग्यताएं। ठीक है। अगले 15 मिनट धारा 143 यानी कर्तव्य और विशेष रूप से धोखाधड़ी रिपोर्टिंग। और बचे हुए 10 मिनट? उन 10 मिनट में धारा 144 निषिद्ध सेवाएं और धारा 147 दंड, इन पर सरसरी निगाह डाले। बस? हाँ, ये इस अध्याय का सार है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि एक ऑडिटर कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का संरक्षक होता है। बिल्कुल। और कंपनी कानून ने धारा 139 से 148 तक एक मजबूत ढांचा तैयार किया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ऑडिटर स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह बना रहे। नियुक्ति और रोटेशन धारा 139, अयोग्यताएं धारा 141, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग का कर्तव्य धारा 143 और निषिद्ध सेवाएं धारा 144 इस अध्याय के स्तंभ है, और आपकी परीक्षा के लिए भी। तो अगली बार जब कोई किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देखे, तो ऑडिटर की रिपोर्ट को सिर्फ एक औपचारिकता ना समझे। बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे कंपनी के स्वास्थ्य का सबसे सच्चा आईना समझे। एक स्वतंत्र ऑडिटर की एक छोटी सी टिप्पणी पूरी कंपनी की कहानी बयां कर सकती है। हाँ, इस पे विचार जरूर कीजिएगा।